हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी। और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कोरियन हॉरर मूवी की कहानी जो आपकी रात की नींद उड़ा देगी। आज हम देखेंगे एक ऐसी खौफनाक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म जिसमें है डेमोनिक पोसेशन, एक्सोर्सिज्म और एक बाप की ऐसी कुर्बानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधे चलते हैं इस डार्क और टेरिफाइंग कहानी की तरफ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंस और अनसेटलिंग सीन से। हम देखते हैं एक प्रीस्ट जिनका नाम वॉन है। वो एक टीनेज लड़की पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं। रूम के अंदर से आवाजें आ रही हैं, चीख, डर, दर्द, सब कुछ एक साथ। और रूम के बाहर उस लड़की के पिता बेचैनी से बैठे हुए हैं, हाथ कांप रहे हैं, आंखें डर से भरी हैं। उस लड़की का नाम है सोमी और उसके पिता का नाम है सोंगडू, जो प्रोफेशन से एक सर्जन है। अंदर की सिचुएशन इतनी इंटेंस थी कि सोमी की चीखें बाहर तक साफ सुनाई दे रही थीं। उसके पिता का दिल बार बार उठता था कि अंदर जाएं, अपनी बेटी को इस दर्द से बचाएं, लेकिन कुछ था जो उन्हें रोक रहा था। शायद वो जानते थे कि एक्सोर्सिज्म के दौरान इंटरफेयर करना सही नहीं होता। कुछ वक्त बाद प्रीस्ट वॉन रूम से बाहर आते हैं और उनकी बाजू खून से भीगी हुई थी, गहरा जख्म, दोनों साइड्स पर पंजे के निशान, जैसे किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की चीज ने उन पर हमला किया हो। फिर वो सोमी के पिता सोनगडू को यह बताते हैं कि एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुली हो गया है, सोमी अब सेफ है। सोनगडू और उनकी वाइफ जेसिका दोनों सीधे अंदर भागते हैं अपनी बेटी के पास। और सच में सोमी ठीक लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, आंखें बंद, जैसे एक गहरी नींद में हो। लेकिन दोस्तों, यह सुकून सच ज्यादा देर तक नहीं टिका। थोड़ी ही देर में सोमी की सांसें रुकने लगती हैं, पहले धीमी होती हैं, फिर बंद। सोनगडू घबरा जाता है। वो अपनी बेटी को शेक करता है, उसका नाम लेकर पुकारता है, अपनी मेडिकल ट्रेनिंग यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। सोमी चली जाती है और यह देखकर प्रीस्ट वॉन भी एक गहरे शॉक में चले जाते हैं। उनका चेहरा सर्द हो जाता है, आंखों में गिल्ट और डर दोनों एक साथ होते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने तो सब सही किया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ। यहां पर फिल्म हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, सोमी और सोंगडू का एक पुराना खूबसूरत लम्हा। हमें पता चलता है कि सोमी को जन्म से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका दिल कमजोर था। और सोंगडू, जो एक स्किल्ड सर्जन थे, उन्होंने अपनी बेटी से एक वादा किया था। उन्होंने सोमी की आंखों में देखकर कहा था कि मैं हूं ना, मैं होने नहीं दूंगा तुझे कुछ भी। यह वादा सिर्फ एक बाप का वादा नहीं था, यह एक सर्जन का वादा था, एक इंसान का वादा था जो जानता था कि उसकी बेटी की जिंदगी कितनी मुश्किल है और फिर भी उस जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी वक्त का खेल अलग होता है और कुछ वादे ऐसे होते हैं जो निभाने के लिए इंसान को बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ता है। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। सोमी का फ्यूनरल रखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सोमी की मौत एक नेचुरल इलनेस की वजह से हुई। ऑफिशियल पेपर तो यही कह रहा था, लेकिन फ्यूनरल में जो लोग आए थे उनके मुंह कुछ और बोल रहे थे। हर तरफ से एक ही सवाल था, अरे इसका तो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था ना रिसेंटली, तो फिर ऐसा अचानक कैसे हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। सोंगडू के कलीग्स भी उनके पीछे बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था शायद सर्जरी ठीक से नहीं हुई, कोई कह रहा था सोंगडू की गलती है। यह आवाजें सोंगडू के कान तक पहुंच रही थीं और हर लफ्ज एक नश्तर की तरह चुभ रहा था। एक बार सोंगडू को सोमी के हाथ पर एक ब्रेसलेट मिलता है, वही ब्रेसलेट जो खुद सोंगडू ने कभी अपनी बेटी को दी थी, प्यार से। उस वक्त की याद से आंखें भर आई होंगी उनकी। वो खामोशी से उस ब्रेसलेट को वापस सोमी के हाथ में पहना देते हैं। एक अनोखी बात यह थी कि सोंगडू ने मॉर्टिशियन को साफ बोल दिया था कि सोमी की बॉडी को फ्रिज में मत रखो। क्यों? यह सवाल तब था, लेकिन जवाब बाद में मिलेगा। बाद में वो अपनी गाड़ी में अकेले बैठे हैं, बाहर लोगों की फुसफुसाहट चल रही है, अंदर उनका दर्द चल रहा है, और अचानक उन्हें कुछ विजन्स आते हैं। सर्जरी के सीन्स, एक रिंगिंग साउंड। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें याद दिला रहा हो कुछ ऐसा जो वो जानना चाहते थे या नहीं भी जानना चाहते थे। अब सीन प्रीस्ट वॉन पर शिफ्ट होता है।
वो अपनी बाजू के जख्मों को देख रहे हैं, वो पंजे के निशान जो सोमी के एक्सोर्सिज्म के दौरान उन्हें मिले थे। वो जानते हैं कि यह किसी आम डीमन का काम नहीं था। वो वापस उस एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग देखते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, और वहां पर उन्हें कुछ मिलता है जो उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। उस डीमन ने एक्सोर्सिज्म के दौरान एक रशियन प्रोव कहा था, जिसका मतलब होता है हम सब एक हैं। और फिर उन्हें पता चलता है उस डीमन का नाम बैरियल। यहां पर प्रीस्ट वॉन के दिल में कुछ और भी टूटता है। उन्हें अपना खुद का एक दर्दनाक पास्ट याद आता है। विजन्स के जरिए हम देखते हैं कि वो पहले आर्मी में थे। उस वक्त उनके एक करीब दोस्त को भी इसी तरह के एक पावरफुल डीमन ने पजेस किया था, और तब भी प्रीस्ट वान ने खुद ही अपने दोस्त पर एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाए थे। सोमी का एक्सोर्सिज्म करते वक्त उनके दिल में एक आस थी कि शायद इस बार वो अपना रिडेम्पशन पा लेंगे, कि इस बार कोई नहीं मरेगा, कि इस बार वो हार नहीं मानेंगे। लेकिन उल्टा हो गया, और यह गिल्ट, यह बोझ उनके कंधों पर और भारी हो गया। प्रीस्ट वॉन रिसर्च शुरू करते हैं, और जो उन्हें पता चलता है वो एक एंशियंट और टेरिफाइंग ट्रुथ है। इजराइल के नज़ारेत में काफ़ी पुराने वक्त की बात है। एक औरत ने कंजॉइंट ट्विन बच्चों को जन्म दिया। कंजॉइंट यानी वो बच्चे जो फिजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए पैदा होते हैं। एक का नाम रखा गया बैरियल, दूसरे का कोई नाम ही नहीं रखा गया। वो था द अनेम्ड डीमन। ये दोनों डीमंस ने मिलकर इतना ज़्यादा आतंक मचाया कि लोगों को इमेजिन करना मुश्किल हो। उन्होंने लोगों को मेंटली मैनिपुलेट किया एक दूसरे को मारने के लिए, और जो लोग उनके जादू से लड़ नहीं पाए वो खुद अपनी जानें ले लेते थे। इन्हें रोकने के लिए एंशियंट प्रीस्ट्स को एक खतरनाक रास्ता चुनना पड़ा। अनेम्ड डीमन को बैरियल के खुद के हार्ट के अंदर सील कर दिया गया, जैसे एक कैद, एक हमेशा की कैद। और इनके एग्जिस्टेंस का सिंबल था एक मौत, एक पतंगा, मौत का पतंगा। यह इंफॉर्मेशन एक अलग ही डर क्रिएट करती है, क्योंकि अब प्रीस्ट वान को समझ में आ रहा था कि वो किससे टकरा रहे हैं। उसी वक्त सोमी के छोटे भाई की आंखें कुछ ऐसा देख रही थीं जिसे देख के दिल कांप जाता है। सोमी की लाश के मुंह से मॉथ्स निकल रहे थे, पतंगों का एक झुंड। वहां पर हेड प्रीस्ट भी था जो सोमी के लिए प्रेयर्स करने आया था। उसने भी वो मॉथ्स देखे, और जैसे ही उसने प्रे करना शुरू किया वो डीमन उस पर एक्शन लेने लगा। हेड प्रीस्ट को विजन्स आने लगे, हॉस्पिटल की सर्जरी के सीन्स, खून, दर्द, कंफ्यूजन। लेकिन रियलिटी में हेड प्रीस्ट अपना चेहरा खुद एक शेल्फ में मार रहा था, बार बार खून निकल रहा था। वो मॉथ्स जो उसने देखे थे वो एक इल्यूजन था डीमन का, और इस इल्यूजन की वजह से उसने अपनी आंखें सीरियसली डैमेज कर ली। याद है वो एंशियंट टेक्स्ट में क्या लिखा था कि ये डीमंस लोगों को या तो एक दूसरे को मारने पर मजबूर करते हैं या फिर खुद अपनी जान लेने पर। वही यहां भी हो रहा था। फ्यूनरल में सोमी के स्कूल के सारे दोस्तों और टीचर्स ने भी आना था, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग सोमी से नाराज भी थे। क्यों? क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद से सोमी का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज हो गया था। वो एक अलग ही इंसान बन गई थी, कभी कभी अनजानी ताकत दिखाती थी। एक बार तो उसने अपने एक क्लासमेट को इतनी ज़्यादा फोर्स से धक्का दिया था कि उस लड़के की बाजू तक टूट गई थी। डीमन पोसेशन की वजह से यह सब हो रहा था, लेकिन तब किसी को समझ में नहीं आया था। फ्यूनरल में एक लड़की सोमी के बारे में बहुत बुरा बोल रही थी, और सोंगडू बिल्कुल पास ही बैठकर यह सब सुन रहा था। उन्हें अजब विजन्स आ रहे थे, सीलिंग से खून टपकता हुआ दिख रहा था। अचानक उस लड़की का गला चोक होने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका गला पकड़ रही हो। सब घबरा गए। सोंगडू ने जल्दी से आकर उसकी मदद की, और जब उन्होंने उसके मुंह की तरफ देखा तो बालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा उस लड़की के मुंह से बाहर आ गया। इतना बड़ा, इतना शॉकिंग कि वहां खड़ा हर इंसान कांप गया। संदेश साफ था, कोई नहीं चाहता था कि सोमी के बारे में कोई बुरा कहे। कोई था जो सोमी की बॉडी में था, जो प्रोटेक्ट कर रहा था अपने तरीके से, अपनी ताकत से। मोर्चागर में सीन अब और डार्क होने वाला था। उस मॉर्टिशियन को जो काम करना था वो कर रहा था। सोमी की लाश को बॉडी फ्रिज में रखने की तैयारी। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज के करीब आया, फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कोई नहीं था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ था, ज़रूर था। मॉर्टिशियन डर गया, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, और उसी वक्त सोंगडू वहाँ पहुँच गए।
उन्होंने मॉर्टिशियन को खूब सुनाया, मैंने साफ साफ कहा था बॉडी फ्रिज में मत रखना, और वो वहाँ से चले गए। रात को जब सब कुछ शांत था, जब घर में सन्नाटा था, सोंगड़ू को अपने सामने सोमी दिखी, खड़ी, उन्हें देख रही थी। वो उसके पास गए और वो उसका भूत था, और अचानक उनके स्पेक्स टूट गए और तब सोंगड़ू की नींद खुली। यह एक नाइटमेयर था, या था। खौफ यह था कि जब उन्होंने अपने स्पेक्स देखे वो सच में टूटे हुए थे, रियलिटी में। तो वो सपना था या हकीकत? कुछ तो था जो उन्हें यह बता रहा था कि मैं यहां हूं। सोंगडू वक्त बर्बाद नहीं करते, वो सीधे मॉर्चुरी में पहुंच जाते हैं। वो मॉर्टिशियन को वहां से बाहर भेजते हैं, दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और सोमी की लाश को फ्रिज से बाहर निकालकर उसके पास बैठ जाते हैं। फिर वो वहीं सो जाते हैं, उनकी बेटी के पास। उस रात एक बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, एक ऐसी बेटी जो दुनिया के हिसाब से जा चुकी थी। लेकिन तभी सोमी की आंखें खुलती हैं, एक पल कचपक। और दोस्तों, यह फिल्म का पहला सीधा इंडिकेशन था कि कुछ बहुत गहरी चीज चल रही थी यहां। अब हम प्रीस्ट वान को हेड प्रीस्ट के पास जाते देखते हैं। प्रीस्ट वान ने उन्हें सारी बात बताई, डीमन का नाम, एक्सोर्सिज्म की फेलियर, सब कुछ। हेड प्रीस्ट ने उन्हें वार्निंग दी, इन सब से दूर रहो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। और हेड प्रीस्ट ने एक और बात भी बताई जो प्रीस्ट वॉन के लिए पर्सनली बहुत पेनफुल थी। उनका वो दोस्त जो आर्मी में था, जिसे डीमन ने पजेस किया था, वो भी एक प्रीस्ट था। वो खुद डीमन का पीछा करने गया था और डीमन ने उल्टा उसे ही अपना शिकार बना लिया। एक्सोर्सिज्म में वो भी मर गया था। 10 साल पुरानी एक जख्म फिर से ताज़ा हो गई प्रीस्ट वन के लिए। सोमी की अंतिम सेरेमनी आई। एक आखिरी बार सब उसे देखने वाले थे और एक अजीब चीज़ नोटिस की गई। सोमी के चेहरे पर जो जख्मों के निशान थे वो कंप्लीटली गायब हो चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई मिटा गया हो या फिर कोई ठीक कर रहा हो उसे। बाहर खड़े सोंगडू ने सोमी को आंखें खोलते देखा। वो अंदर भागे, चीख लगा दी, वो जिंदा है, उसे बाहर निकालो। लेकिन लोगों ने सोचा कि वो शॉक में है, ग्रीफ में है। एक बाप अपनी बेटी को जाने देने को तैयार नहीं था। इसका इमोशनल एक्सप्लेनेशन बहुत आसान था। कोई मान नहीं रहा था, कोई यकीन नहीं कर रहा था। अब प्रीस्ट वान ने अपनी रिसर्च में वो पीस ढूंढ लिया था जो इस पूरी पजल को कंप्लीट करता था। प्रीस्ट वान ने सोमी की लाश पर होली वाटर स्प्रिंकल किया और उसी वक्त एक काला दाग सोमी की बॉडी पर दिखने लगा। डीमन की प्रेजेंस। डीमन उसके हार्ट में था। प्रीस्ट वान ने सोंगडू से सीधे पूछा, सोमी के ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट कहां से आया था? और तब आया इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्रीस्ट वॉन ने जो रिवील किया, उस हार्ट में बैरियल और अनेम्ड डीमन दोनों थे, और अब वो दोनों सोमी के हार्ट में थे। उन्हें खत्म करने का एक ही रास्ता था, सोमी की बॉडी को जलाना होगा क्रिमेशन से पहले, वरना 3 दिन बाद वो डीमंस पूरी ताकत के साथ आजाद हो जाते और तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। यह सुनकर सोंगडू ने सीधे मना कर दिया। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी की बॉडी नहीं जलाने देगा। वो अब भी मानता था कि सोमी जिंदा है। गुस्से में वो सीधे हॉस्पिटल गया, अपने दोस्त और सर्जन को पीट दिया, क्योंकि उसी ने वो हार्ट अरेंज किया था। और अपने दोस्त से उसे पता चला वो हार्ट असल में एक रशियन वुमन की बेटी का था। सोंगडू सीधे उस रशियन वुमन के पास गया। वहां पहुंचा तो एक कल्ट था। वहां हर किसी के हाथ पर एक मौत का टैटू था। वही मौत, वही पतंगा जो उस डीमन का सिंबल था, मॉर्टैलिटी का सिंबल, ईविल का सिंबल। सोंगडू को देखकर सब बॉडीगार्ड्स ने उस पर हमला कर दिया, पिटाई की, बेहोश कर दिया। जब होश आया तो वो रशियन वुमन उसके सामने बैठी थी और उसने सोंगडू को पूरी कहानी सुनाई। उसने खुद अपनी बेटी के जरिए बैरियल और अनेम्ड डीमन को समन किया था, क्योंकि बैरियल के हार्ट में ही अनेम्ड डीमन को सील किया गया था। तो दोनों एक साथ उस लड़की के हार्ट में रहते थे। उसका प्लान था कि 3 दिन बाद वो डीमंस आजाद हो जाते। यही था इस कल्ट का गोल। लेकिन रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने आकर सब कुछ जला दिया। उसकी बेटी भी मर गई, वो खुद भी जल गई, और जली हुई बॉडी में वो डीमंस कमजोर थे। तब उसे सोंगडू की बेटी के बारे में पता चला कि उसे हार्ट की दिक्कत है। और इस रशियन वुमन को यह बात भी पता थी कि सोंगडू अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि एक बाप ने अपनी बेटी से वादा किया था। इस कमजोरी को उसने अपना जरिया बनाया। सोमी के लिए वो हार्ट अरेंज करवाया जानबूझकर, ताकि डीमंस एक नई बॉडी में आ जाएं।
ताकि 3 दिन बाद वो आज़ाद हो सकें। पूरा एक मैनिपुलेटेड प्लान था। सोमी एक इनोसेंट बच्ची थी और उसे यूज़ किया गया। एक बाप के प्यार को यूज़ किया गया। प्रीस्ट वॉन पीछे पीछे आया था सोंगडू के। वो भी उस कल्ट के ठिकाने तक पहुंच गया, बॉडीगार्ड्स को फिजिकली न्यूट्रलाइज करके। वो अंदर घुसा। वो रशियन वुमन सोंगडू को ख़त्म करने ही वाली थी कि प्रीस्ट वॉन ने बाइबल के वर्सेस चैंट करने शुरू कर दिए और उस वुमन की ताकत कमज़ोर होने लगी, जो यह इंडिकेट करता था कि वो भी किसी डेमोनिक फोर्स से कनेक्टेड थी। वो खुद भी एक सर्वेंट थी उस ईविल की। मरने से पहले उसने एक आखिरी चीज़ बताई, दूसरे डीमन का नाम, इगामेल। प्रीस्ट वॉन के हाथ में अब एक और हथियार आ गया था, डीमन का नाम। सब वापस आ गए सोमी की बॉडी के पास। बाहर की तरफ लोग सोमी का कॉफिन क्रिमेशन के लिए ले जा रहे थे और अचानक वो कॉफिन इतना भारी हो गया कि कोई उठा ही नहीं पा रहा था, जैसे कोई रोक रहा हो, जैसे कोई नहीं जाना चाहता था। सोंगडू ने कॉफिन तोड़ा, सोमी को बाहर निकाला। सब लोगों ने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की और प्रीस्ट वॉन ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया, लेकिन सोंगडू पीछे से प्रीस्ट वॉन पर हमला करने लगा। डीमन उस पर साइकोलॉजिकली काम कर रहा था, उसे मैनिपुलेशन में ले रहा था। और तब सोमी की बॉडी हवा में अचानक लेविटेट करने लगी, ऊपर उठती गई और हम देख सके डीमंस को। बैरियल और इगामेल वो रशियन वुमन की जली हुई बेटी के रूप में अपीयर हुए। वो दोनों एक साथ थे, एक जोड़ी। फिर अचानक उन्होंने सोमी की बॉडी जमीन पर पटक दी और सोमी की बॉडी गायब हो गई। सोंगडू सोमी की आवाज़ का पीछा करते हुए मॉर्चुरी के अंदर फिर बेसमेंट में पहुंचा। वहां पर सोमी की बॉडी थी, मॉथ्स से ढकी हुई, पतंगों की परतों के नीचे। सोमी की स्पिरिट ने सोंगडू से मदद मांगी और सोंगडू उस बॉडी के करीब गया, लेकिन उस डीमन ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। यह सब एक ट्रैप था, एक छलावा। प्रीस्ट वॉन भी वहां आ गया और उसने सोंगडू से साफ कहा, जो तुम सोमी समझ रहे हो वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो डीमन है जो तुम्हारे प्यार को यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। तुम्हारी बेटी की स्पिरिट आज़ाद होना चाहती है, उसे जाने दो। सोंगडू ने यह सुना और शायद पहली बार उसने सच मान लिया। दोनों मिलकर प्रेयर्स शुरू करते हैं। डीमंस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने प्रीस्ट वॉन की पुरानी चोटों को वापस ताज़ा कर दिया, दर्द बढ़ाने के लिए। और फिर सोंगडू के विजन्स उसे काम में लाए। सोंगडू को मैनिपुलेट करके प्रीस्ट वॉन पर अटैक करवाया और प्रीस्ट वॉन बेहोश हो गया। लेकिन तब सोमी की स्पिरिट ने अपने बाप को आवाज़ दी, उसकी अपनी बेटी की आवाज़, पापा होश में आ जाओ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। और सोंगडू का प्यार, वही प्यार जिसे डीमंस अपना हथियार बना रहे थे, वही प्यार अब सोंगडू की ताकत बन गया। वो होश में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डीमंस ने प्रीस्ट वॉन को ऑलरेडी बेहोश कर दिया था। डीमंस ने सोमी की बॉडी छोड़ दी और सीधे सोंगडू की बॉडी में आ गए। लेकिन यह अचानक नहीं हुआ था, यह सोंगडू का कॉन्शियस प्लान था। प्रीस्ट वॉन ने बैरियल को सोमी की बॉडी से पहले ही बैनिश कर दिया था, लेकिन इगामेल अभी भी सोमी के अंदर था और वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता था बैरियल के बिना। दोनों मिलके ही सरवाइव करते हैं। तो इगामेल ने क्या किया, उसने सोमी का हार्ट बीट रोक कर रखा था ताकि सोंगडू सोमी की बॉडी न जलाए, ताकि उन्हें नया होस्ट ढूंढने का वक्त मिले। सोंगडू का नाम अब प्रीस्ट वॉन को पता था, इगामेल। और सोंगडू ने अपने हार्ट में स्कैल्पेल घुसवाकर डीमंस को खुद अपनी बॉडी में इनवाइट कर लिया। यह एक सर्जन का डिसीजन था, एक बाप का डिसीजन था। कुछ वक्त बाद सब हॉस्पिटल पहुंचे, सोमी और प्रीस्ट वॉन दोनों। जब प्रीस्ट वॉन की आंखें खुली, उसने सीलिंग पर मॉथ्स देखे। वो सीधे रूफ पर गया। वहां सोंगडू खड़ा था, रूफ की एज पर। प्रीस्ट वॉन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन सोंगडू जानता था, वो जानता था कि उस बॉडी में 2 पावरफुल डीमंस हैं। वो जानता था कि 3 दिन बाद वो आज़ाद हो जाएंगे और तब पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उसकी फैमिली भी सेफ नहीं रहेगी। एक सर्जन होने की वजह से वो जानता था कि कैसे ब्लड वेसल्स वर्क करती हैं, कैसे फायर काम करता है। उसने अपना लाइटर निकाला, छत से नीचे कूद गया, सीधे एक कार पर गिरा। कार का फ्यूल पाइप टूट गया, पेट्रोल फैल गया और सोंगडू ने लाइटर से आग लगाई। कार में आग लग गई, सोंगडू आग में जल गया और उन दोनों डीमंस का, बैरियल और इगामेल का, वक्त खत्म हो गया। वो सीधे हेल में वापस चले गए, क्योंकि ये डीमंस ओरिजिनली हार्ट के अंदर सील किए गए थे। बिना हार्ट के वो सरवाइव नहीं कर सकते थे और अब उनका होस्ट, उनका कंटेनर खत्म हो गया था।
एक बाप ने अपना वादा निभाया, अपनी बेटी को बचाया, अपनी पूरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम कर गया। बेसमेंट में जेसिका, सोंगडू की वाइफ, आई थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन तब उसने नोटिस किया सोमी का हार्ट बीट वापस आ गया था। सोमी जिंदा थी, सच में। कुछ महीने बाद सोमी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ अपने पिता सोंगडू की श्राइन पर आई थी, उन्हें याद करने, उनसे मिलने, उनसे एक आखिरी बार बात करने। वहां प्रीस्ट वॉन भी आया था। सोमी ने कहा, मेरे पापा ने अपना वादा निभाया, लेकिन यह ठीक नहीं लगा कि उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। प्रीस्ट वॉन मुस्कुराया और बोला, एक आम ईविल स्पिरिट को हराना भी बहुत मुश्किल होता है, और तुम्हारे पिता ने एक नहीं, दो दो डीमंस को हराया। वो बहुत ब्रेव थे, बहुत स्ट्रांग थे। तुम्हारा उन पर हक बनता है। उन्होंने तुम सबके लिए खुद को कुर्बान कर दिया। सोमी ने अपने पिता को गुड बाय कहा, श्राइन के आगे झुकी, आंखें भर आईं। हम भी फील करते हैं। और प्रीस्ट वान वहां खड़ा सोचता रहा। एक आदमी जो एक बार अपना फेथ खोने के डर पर था, उसने देखा कि एक ऑर्डिनरी इंसान का लव, एक बाप का लव, डीमंस से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और प्रीस्ट वॉन सोचते रह गए, अगला डीमन कौन होगा जिससे मेरा सामना होगा। तो दोस्तों, यह थी 3 डेज डेविल्स डील फिल्म की पूरी कहानी। और अब मैं पूछूंगा तुम सबसे, क्या तुमने कभी ऐसी फिल्म देखी है जिसमें एक बाप का प्यार एक डेमोनिक फोर्स से ज्यादा पावरफुल निकला हो? सोमी का बाप एक सर्जन था। उसने अपनी बेटी को एक बार हार्ट देकर बचाया और दूसरी बार अपना खुद का हार्ट जलाकर। यह कहानी सिर्फ हॉरर की नहीं है दोस्तों, यह एक बाप के अनकंडीशनल लव की बात है। एक इंसान की बात है जिसने अपना वादा निभाया, चाहे दुनिया का कोई भी रूल माने पड़ा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी अमेजिंग हॉरर और थ्रिलर मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूं मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।